हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में एसएसटी सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कराएंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने सितंबर वाले एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया है, यहाँ देखिए यहाँ दिया जा रहा है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड दिया जा रहा है कि वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, तथा ऑप्शन नंबर सी है कि सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ग्रहों के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब तीन ऑप्शन आपने पढ़ लिया। अब चलिए चार विकल्प यहाँ पे दिया गया है, ABCD करके विकल्प दिया गया है। तो पहला वाला विकल्प देखिएगा कि पहले वाले विकल्प में दिया जा रहा है केवल ए सही है, या फिर नेक्स्ट वाला देखिएगा कि केवल ए और बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी देखिएगा केवल बी तथा सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी है कि ए बी सी तथा मतलब ए बी सी सभी सही हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि ग्रहों के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा कि ग्रहों के बारे में केवल एक ही कथन सही है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जो होते हैं तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और इसमें बी और सी जो है तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि केवल आपका पहला सही हो जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि दिए गए अभिकथन ए एवं कारण आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब अभिकथन ए और कारण आर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गाँवों में भट्टियाँ बंद हो गई। ये है अभिकथन ए। अब यहाँ पे देखिएगा कर दीजिए क्योंकि लौह प्रगलनों को वन विभाग को बहुत अधिक कर देना पड़ता था, जिससे उनकी आय कम हो जाती थी। अब यहाँ पे सही विकल्प करना है। देखिएगा यहाँ पे कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलनों की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां बंद हो गई, क्योंकि लौह प्रगलनों को वन विभाग को बहुत अधिक कर देना पड़ता था, जिससे उनकी आय कम हो जाती थी। इसलिए जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां बंद हो गई। अब आइए देखिए चार विकल्प दिया जा रहा है यहाँ पे। पहला है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। अब बताइएगा कि कौन से युग्म जो है सही सुमेलित हैं। तो पहला है निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि के सामने दिया जा रहा है कि कृषक परिवार की विशेषताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, यानी निर्वाह कृषि मतलब जीवन यापन करने वाली कृषि, इसी को कहा जाता है निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि यानी कि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। उसके बाद बी है कि गहन कृषि। तो गहन मतलब सघन, घनी, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। स्थानांतरित कृषि तो व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब आपको यहाँ पे चार विकल्प दिया जाएगा। चार विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला वाला है कि ए तथा बी, बी तथा सी, ए तथा सी, या फिर नेक्स्ट है कि ए बी और सी सभी होंगे सही। तो देखिएगा यहाँ पे पहला है कृषि पद्धति दी गई है और कृषि पद्धति में आपको कृषि पद्धतियों का वर्णन करना है। तो देखिएगा निर्वाह कृषि, निर्वाह मतलब क्या होता है जीवन यापन करना। तो निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पहला वाला मैच तो बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड वाला देखिएगा कि गहन कृषि, गहन मतलब सघन या घनी। तो गहन कृषि का मतलब होता है कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, यानी कि घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। और सी है स्थानांतरित कृषि।
तो व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी ये खेती करने के लिए जो है स्थानांतरी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करना, तो ये होता है स्थानांतरी कृषि, मतलब उस जगह को बदल देना। तो इसी कृषि को कहा जाता है स्थानांतरी कृषि। यानी व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो पशु जो है नहीं जाते हैं भैया, केवल व्यक्ति जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत कर दिया गया है। तो देखिए, अगर व्यक्ति जाता तो स्थानांतरित कृषि हो जाता, लेकिन यहाँ पे पशु वाली बात कर दिया गया है, तो इससे ये जो है तो ये गलत है। सो देखिए, आपका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ए तथा बी सही है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। उसके बाद इस आंदोलन का तर्क था कि आर्य मूल निवासी थे। सी है कि यह आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिनके पास धन और प्रभुत्व था। अब यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि केवल ए और सी वैध है। उसके बाद सेकंड दिया जा रहा है कि केवल बी और सी वैध है, या ऑप्शन नंबर सी है केवल सी वैध है, या ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है कि केवल बी वैध है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका वैध है। तो देखिए कि गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ देखिएगा कि यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। ठीक है, ये वाला विकल्प सही आपका हो जाएगा। और देखिए, इस आंदोलन का तर्क था कि आर्य मूल निवासी थे, तो ये नहीं था। अब सी है कि यह आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि केवल ए और सी वैध है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। यानी ऐसा कौन सा कारण था कि जिनके कारण नवपाषाण युगीन स्थल जो हैं तो ये पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर 3 है कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला वाला विकल्प दिया जा रहा है कि केवल पहला और दूसरा सही है, या केवल पहला दूसरा और तीसरा सही है, या पहला और चौथा सही है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि केवल पहला दूसरा और चौथा सही है। तो बताइएगा कौन सा विकल्प जो है सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न, मतलब कि निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल जो है तो वो पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। ऐसा कौन सा कारण है। तो आपने चारों विकल्प का कारण पढ़ लिया है, अब कारण का चयन करना है। तो ऐसा कौन सा कारण है। तो देखिएगा यहाँ पे कि वो कारण है ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, तथा विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था, तो ये नहीं हुआ था। ठीक है, ये नहीं सही होगा। यहाँ पे जो है आप जो है नवपाषाण युग की बात की जा रही है। तो नवपाषाण युग में बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था और विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे, तथा देखिए ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा। तो पहला दूसरा और तीसरा किस वाले ऑप्शन में है। ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आप देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है
देखिएगा यहाँ पे कि औपनिवेशिक भारत में कला रूपों पर विचार करते हुए कथन ए और आर को पढ़ें। तो देखिएगा यहाँ पे अब कथन ए है कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण आर यहाँ पे दिया जा रहा है कि इन्हें भारतीय कलाकारों द्वारा स्थानीय संरक्षकों और बाजारों के लिए रचनात्मक रूप से अनुकूलित किया गया था। तो ये अभिकथन और कारण हो गया किसके बारे में? तो औपनिवेशिक भारत में कला रूपों पर विचार करते हुए कथन ए और आर को पढ़ना था। तो पहला वाला विकल्प यहाँ पे दिया जा रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड वाला है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। तो देखिएगा यहाँ पे कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ क्योंकि इन्हें भारतीय कलाकारों द्वारा स्थानीय संरक्षकों और बाजारों के लिए रचनात्मक रूप से अनुकूलित किया गया था। यहाँ पे दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है। तो देखिए पहला है कि इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु। सेकंड है कि इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कि इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है। सही इस्तेमाल जो है तो किस लिए हो सकता है, तो वो हो सकता है कि इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहला वाला विकल्प है 1878 में शस्त्र अधिनियम पारित किया गया और जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने का प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। उसके बाद सेकंड है कि सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। सी है 1883 में सरकार द्वारा इल्बर्ट विधेयक पेश करने के लिए प्रयास पर हंगामा हुआ। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इस विकल्पों में कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए कि सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, यानी कि ये विकल्प जो है ये सही नहीं है। सरकार का समर्थन यहाँ पे नहीं किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था क्योंकि उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन आवश्यक है और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा पहला वाला विकल्प है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखिए पहला वाला विकल्प है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। बिल्कुल बनाया था, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था क्योंकि उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन आवश्यक है और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। यानी जो सती प्रथा जैसी जो प्रथाएं थी तो उनको समाप्त किया जाना चाहिए। सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब प्रथाओं को रोका जाए या समाप्त किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं
और व्याख्या भी सही की गई है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो स्थानीय शासन का कौन जो होता है तो वो चुना हुआ सदस्य होता है वार्ड पंच, सरपंच, सचिव या फिर वार्ड पार्षद। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिया जा रहा है। पहला विकल्प है केवल ए और बी सही है, या ए और डी सही है, या ए बी सी सही है, या ए बी डी सही है। तो देखिएगा कि स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य जो होता है तो वो होता है वार्ड पंच होता है, सरपंच होता है और वार्ड पार्षद होता है। जबकि जो सचिव होता है तो वो सचिव की नियुक्ति सरकार की तरफ से की जाती है। मतलब सचिव जो होता है वो सरकारी परीक्षा पास करके बनता है। तो यहाँ पे जो है देखिएगा सचिव नहीं होगा, ए जो है सी वाला ऑप्शन आप हटा दीजिए, बाकी जो तीनों हैं तो स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ए बी और डी सही हैं। और ध्यान रखिएगा सचिव जो होता है तो सचिव सरकारी कर्मचारी होता है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और बच्चों को उसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए। केस अध्ययन करना चाहिए, या फिर अनुभाविक अनुसंधान करना चाहिए, या क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए, या फिर प्रायोगिक अनुसंधान करना चाहिए। तो देखिए कि रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। तो खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली जो मजदूरी है तो उनको कम मजदूरी क्यों दी जाती है, तो इसका कारण का चुनाव करना है। तो पहला है कि वे कुशल नहीं होते, यानी कि वे मजदूर जो होते हैं खेतिहर मजदूर तो वो कुशल नहीं होते अपने काम में, या फिर वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, या नेक्स्ट है कि उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे दिया जा रहा है कि वे बाज़ार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का आपको चुनाव करना है। तो खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी का कारण ये है कि वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि एक धारणा कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं हैं। तो यह धारणा क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणाओं वाली जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लड़कियों में कम दिमाग होता है, वो जो है लड़कियां जो हैं तो वो तार्किक सवालों को करने में सक्षम नहीं होती, या लड़कियां मैथ और साइंस नहीं पढ़ सकती जबकि इसे लड़के कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग 1-2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक धारणा कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियाँ तथा महिलाएँ तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं हैं। अब यह दर्शाती है रूढ़िबद्ध धारणा, या जातिवाद, या निरक्षरता, या अज्ञानता। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक धारणा कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह दर्शाती है रूढ़िबद्ध धारणा, यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा ये दर्शाती है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, इसलिए जो है छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं,
या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा कि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। सी है कि उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि, तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया जा रहा है, ए बी, यानी कि पहला वाला दिया जा रहा है कि ए और बी सही है या बी और डी सही है, या ऑप्शन नंबर सी है कि सी और डी सही है या ए और सी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि उन्हें जो है बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है और उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। ठीक है, जो सबसे सटीक कारण होगा तो वो बी और डी होगा। तो आइए देखिए बी और डी किस विकल्प में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें। ए है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 ने भारत में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्रणाली की अनुमति दी। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के माध्यम से सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि केवल ए सही है, उसके बाद सेकंड है केवल बी सही है, ए तथा बी दोनों सही हैं, या ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, यानी चौथा विकल्प में कहा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि भारत सरकार अधिनियम 1909 ने भारत में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्रणाली की अनुमति दी थी। उसके बाद बी दिया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के माध्यम से सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया। भाई तो सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे बी जो है ये गलत हो जाएगा। तो केवल ए सही है, तो केवल ए सही है, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। तो किस माध्यम से जो है छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, यानी वो माध्यम कौन सा होगा कि प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। उसके बाद सेकंड है कि केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से, या ऑप्शन नंबर सी देखिएगा दिया जा रहा है कि तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से, या व्याख्यान के पक्ष में आलोचना सोच और चर्चा को कम करने से। तो देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, ना कि निगेटिव, कि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। जब हम प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधन को शामिल करेंगे तब हम छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बना सकते हैं, ना कि देखिए यहाँ पे केवल दिया जा रहा है तो इसको काट दीजिएगा देखते ही। याद करना ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी वाले में कहा जा रहा है कि व्याख्यान को कम करने से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है। बी है कि यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। सी है कि यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है, तथा डी है कि यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, या ई है कि यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। अब सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि ए और बी सही है, ए बी सी सही है, केवल ए बी सी ई सही है, या डी और ई सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है और यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। ठीक है,
तो सबसे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि डी और ई सही है। बाकी में देख लीजिएगा तो बाकी में जो है परीक्षा पास करने में मदद करती है, यहाँ से ये निगेटिव हो जाएगा। यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने में अनुमति देती है, ये भी जो है निगेटिव है। या याद करने में, तो ये भी निगेटिव है। तो पॉजिटिव आंसर आपका है डी और ई। तो डी और ई ये है ऑप्शन नंबर 4 में। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है। ए है कि ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। बी है कि विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना। सी वाला ऑप्शन है अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों एवं सादृश्यों का प्रयोग करना। तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों एवं एटलसों का प्रयोग करना। तो बताइएगा कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है। उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ योजना के 5E उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी। ए है अन्वेषण करेगी, बी है मूल्यांकन करना, सी है विस्तार करना तथा डी है संलग्न करना। तो देखिए शिक्षिका जो है अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है तथा पाठ योजना के 5E उपागम के तहत वह निम्न में से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है तो सबसे पहले प्रयास करेगी। तो देखिएगा सबसे पहले वो प्रयास करेगी संलग्न करना, मतलब चीज़ों को संलग्न करना, इकट्ठा करना। तो सबसे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान निर्धारित करता है। तो भारतीय संविधान क्या निर्धारित करता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा या बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। यह भारतीय संविधान धार्मिक संस्थानों की संरचना। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि भागीदारी के लिए नियम को। तो देखिए कि भारतीय संविधान क्या निर्धारित करती है। तो देखिएगा कि भारतीय संविधान जो है बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है ये निर्धारित करती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।